तो जैसे कि आपको पता है, इससे पहले जो हमने केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज आपके मतलब कि अगर हुआ तो आज हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर देंगे। तो आज के चैप्टर में क्या है, हमने आपको पहले पढ़ा रखा है आणविकता पढ़ाई है। अब आणविकता और कोटि दोनों चीज हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, और आणविकता में उसके प्रकार जैसे एक अणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक, ये हम आपको सारा का सारा पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उससे उसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि अब हम कोटि हमने पढ़ ली और हमने आणविकता पढ़ ली। अब कोटि और आणविकता में आज हम अंतर देखें। क्या देखें? कोटि और आणविकता में अंतर। ध्यान से देखो। देखो आपको जैसे कि पता है, आपके बोर्ड में आएगा, समझ रहे हो? आपके बोर्ड में कैसा होगा कि 2 नंबर का, 4 नंबर का, मैक्सिमम 5 से 7 नंबर का भी आ सकता है। आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसके अनुसार लिख दोगे। आपको 2 लाइन लिखनी, 3 लाइन। फिलहाल तो इतना लिख रखे कि आपको इतने लिखने पे आपको अगर 7 नंबर के भी तो 7 नंबर पूरे मिलेंगे, बस इतने लिखने पे। समझे? यदि किसी को फिर बता रहा हूँ नोट की समस्या है, बोर्ड आ रहे हैं, नोट चाहिए, तो मेरे इसी मतलब कमेंट करके बता दो किसी को नोट चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और जैसे कि आपको बता रहा हूँ, ऐसा आएगा, सपोजली आपका 2025 में बोर्ड मांग के कोटि और आणविकता में अंतर बताओ, तो आपको इस टाइप से आएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है। समझे? तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो जैसे कि आपको पता है आणविकता और कोटि, डेफिनेशन तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा चुकी थी। अब आणविकता क्या है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। समझे? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। देखो कैसे है, एक अभिक्रिया हो रही है, मैं कह रहा हूं हमें NaCl बनाना, सोडियम क्लोराइड बनाना, तो उसमें कितने अणु होंगे? कम से कम 2 होने चाहिए, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। समझे? तो अब हमें आणविकता में जो लेना, सिर्फ हमें अभिकारक लेना, ना कि उसके प्रोडक्ट लेना। तो हमें जो भी देखना उसमें अभिकारक को ही देखना है। तो इसमें क्या, अभिकारकों की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अगर देखो इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, इसकी बताई थी अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। समझे? यो कह रहा है अभिकारक के अणुओं की वह संख्या। देखो दोनों अभिकारक की बात हो रही, कॉमन देखो, इसमें भी अभिकारक की बात हो रही, इसमें भी अभिकारक की बात हो रही। इसमें क्या है, इसमें इसकी डेफिनेशन में हो कि अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सेकंड अंतर देखो, पहले अंतर डेफिनेशन में हो गया। सेकंड अंतर है, यो पूर्णांक होती है, धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती। यानी कि हमेशा आणविक जो होगी, ना तो धनात्मक होने की ना ही ऋणात्मक होने की, क्या होगी? पूर्णांक होगी। क्या होगी? पूर्णांक होगी। इसके अपोजिट कोटि। कोटि में क्या है, यह शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, और धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। इसमें पहले इसमें एक लाइन लिखा, ये शून्य भी हो सकती है। समझे? ये शून्य भी हो सकती है। अगला देखो, तीसरा है, इसे संतुलित समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अभिक्रिया की आणविकता को हम संतुलित समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अभिक्रिया की कोटि को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं किस तरीके से ज्ञात इसे कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते। इसे ज्ञात कर लेंगे और इसे ज्ञात नहीं करने की। इसे ज्ञात करेंगे तो किसके थ्रू? अगर हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे तो सिर्फ हम प्रयोग के द्वारा ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा। आपका चौथा पॉइंट है, इसका संबंध अभिक्रिया के किसी विशेष पद से होता है। इसका संबंध अभिक्रिया के किसी विशेष पद से होता है। किसका? आणविकता का। और कोटिका का संपूर्ण अभिक्रिया से संबंध होता है। देखो इसका तो एक ही पद से हो रहा, तो इसे हम देखते बता देंगे कि इसकी आणविकता इतनी है। इसमें क्या, इसे संपूर्ण का होगा, तो इसे हमें बताना कठिन है। तो जब हमें बताने से कठिन है तो हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। समझे? हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो अब आपको मैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको कहता है कि संतुलित समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? अब देखो वो कैसे ज्ञात करेंगे। सपोजली मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने रिएक्शन करी Na+Cl बराबर NaCl। समझे? यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन की रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बन गया। समझे? सोडियम और क्लोरीन को एक जगह मिला के NaCl बन गया। क्या बना? NaCl। अब मैं कह रहा हूं इसमें अभिक्रिया की आणविकता बताओ। अभिक्रिया की आणविकता बताओ। इस अभिक्रिया जो अभिक्रिया हो रही है इसकी आणविकता बताओ। और फिर मैं कह रहा हूं इस अभिक्रिया की कोटि बताओ। इस अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। आप आणविकता को तो आसान से पहचान लोगे, पर कोटि को आसान से आप नहीं पहचानोगे। कैसे पहचानोगे? उसकी प्रयोग के द्वारा। कैसे? देखो अभिक्रिया में देखो, आणविकता शुद्धि अणुओं की संख्या, आणविकता के अणुओं की संख्या। अणु कितने इसमें? 1, 2। समझे? तो कितने हैं? 1 और 1, 2। तो इसकी आणविकता कितनी है?
दो। तो ये कौन सी है, एक अणु का द्विअणुक है, द्विअणुक है। कौन सी, द्विअणुक। अब मैं कह लूँ कोटि, कोटि हम कोई भी इंसान बिना प्रयोग के ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं इसमें 2 और 2 लगा दूं और यहाँ पे भी 2 लगा दूं, अब कितनी होगी, अब 2 इसकी टोटल होगी 4, यानी 4 अणु। समझे कितनी होगी, 4 अणु। कोई डाउट? यदि आपको कोई डाउट हो फिर बता रहा हूँ, कमेंट करके बता देना। यदि आपको किसी का भी लेक्चर चाहिए कि वो क्लास समझ में नहीं आ रही थी, कोई सी भी क्लास समझ में नहीं आ रही, तो आप जैसे भी आप कमेंट करके हमें बता देना कि आपको बोर्ड में किसी भी कुछ भी समस्या हो के बोर्ड आ रहे हैं, 1 मंथ से भी कम बच रहा है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करने के, हर चीज का देखो समाधान है। आज के टाइम पे हर चीज का समाधान है, कोई ऐसी चीज नहीं इसका समाधान नहीं है। समझिए, बस आप बेफिक्र होकर जो मैं करवा रहा हूँ उसे आप पढ़ते रहो ध्यान से, यही बोर्ड में 2025 में आपको धरा हुआ मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब पे भी जाकर उस टाइम देखना कि ये जो कह रहे थे वो आया है या नहीं। समझ में आ गया आपको? तो अभिक्रिया आणविकता और उसमें अंतर क्या, सॉरी इसमें मैंने मैं लिख दिया, मैं नहीं, इसमें आणविकता व आणविकता व कोटि में अंतर। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्धायु। पहले अभी हमने अंतर पढ़ा था कोटि और आणविकता में, अब हमें अर्धायु में क्या देखना, देखो अर्ध आयु, अर्ध यानी कि आधा, आयु यानी कि एज, यानी कि किसी न किसी चीज की अर्धायु के बारे में चर्चा करेंगे। वो किसकी, देखो जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो घटना होगी उसी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो अब नु बताओ, आपको पता होगा अभिक्रिया तो उसमें लगने में समय होगा, अभिक्रिया लगने में समय होगा ना। तो यदि कोई अभिक्रिया हो रही, हमारी तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं मैं, यदि कोई अभिक्रिया हो रही, अभिक्रिया सपोजली 2 घंटे की अभिक्रिया और हमने 1 घंटे तक करा, तो कितना हुआ, आधा समय तो हुआ, तो उसे क्या होंगे, अभिक्रिया की अर्धायु, अभिक्रिया की अर्ध आयु। देखो डेफिनेशन, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे अभिक्रिया की रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। समझिए, मैं कह रहा हूं, मैंने एक पतीली ली, क्या ली, एक पतीली ली, उस पतीली में क्या लिया, सपोजली मैंने क्या काम करा, मुझे वाष्प बनाना, वाष्प वेपर, वाष्प बनानी है, वाष्प बनाने मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी उबालना पड़ेगा, पानी उबालना पड़ेगा। तो मैंने 2 लीटर पानी एक पतीली में ले लिया और मुझे उसे गर्म नहीं करना, मुझे उसकी वाष्प में बदलना। तो मैं क्या करूंगा, जलता रहूंगा, आग जलता रहूंगा। तो 2 लीटर से जब तक वो 1 लीटर में पानी बदल जाओगा, यदि 1 लीटर बच गया और 1 लीटर हो गया, तो उसका अर्ध आयु, इतनी आधी आयु में इतनी रिएक्शन हो चुकी है। समझे, अभिक्रिया जो आधे समय मतलब 2 घंटे की अभिक्रिया हो, यदि 1 घंटे में कर रहे हैं तो अभिक्रिया की आधी आयु तो होगी, तो उसे कहेंगे अर्ध आयु, यानी कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। समझे? अब देखो आगे, इसे टी हाफ यानी कि टी 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। अब तुम्हें पता हो कि कोटि के हमारे प्रकार थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया, यहाँ तक तुम 100 कोटि की अभिक्रिया बना लो चाहे, पर तुम्हारे जो सिलेबस में पहले 3 थी, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब फिलहाल आपके सिलेबस में 2025 के में जो बस शून्य कोटि और प्रथम कोटि की है। तो अब हमें शून्य कोटि की अर्धायु का फॉर्मूला देखना और एक प्रथम कोटि की अर्धायु का फॉर्मूला देखना, शून्य और प्रथम वाली का। मैं आपको पहले ही जैसे बता चुका हूं कि शून्य और प्रथम मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर, जो हमारी पिछली क्लास है सेकंड, आज आपका 3rd पार्ट बैठेगा। सेकंड पार्ट में आप देख चुके होंगे कि हमने कोटि का ये कवर कर चुके हैं, पर मैं अर्धायु नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि इसको अब मैं जो अर्धायु को टॉपिक स्टार्ट हुआ जब मैंने इसकी इनकी अर्धायु आपको बता दी। आप चाहो तो आपने जैसे मैंने आपको शून्य कोटि के अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखवाई थी, उसके जस्ट नीचे आप शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु का फॉर्मूला लिख दो, चाहो तो बोर्ड में। प्रथम कोटि के भी नीचे लिख दो, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो। पर फिर बता रहा हूँ, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है आपका, या आपकी डायरेक्ट आ जाओगे कि शून्य कोटि प्रथम कोटि है क्या चीज। फिर बता रहा हूँ, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो हमारा आज जो अगला टॉपिक जो स्टार्ट हुआ यो है सर आर्हेनियस समीकरण। यो भी आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। तो इसमें कैसे पूछेगा, ये आपके या तो डेरिवेशन पूछ देगा कि डेरिवेशन बताओ क्या है सर, आर्हेनियस समीकरण को सिद्ध करो। समझे, सिद्ध भी 2 टाइप से पूछेगा, सर आर्हेनियस समीकरण को सिद्ध करो, तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। आप उनसे कह दी कि T1 T2 ताप पर सर आर्हेनियस समीकरण सिद्ध करो, तो यहाँ तक करना। अब ये कैसे करना है मैं अब आपको समझाऊंगा। पहले फिर से बता रहा हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, जो हमारे सर आर्हेनियस थे
सर आर्यनेस जो थे उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कहा सर आर्यनेस ने वेग स्थिरांक के मध्य संबंध को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया। सर आर्यनेस ने एक समीकरण बनाया जिसके अंदर वेग स्थिरांक है और उसकी सक्रियण ऊर्जा है, समझे, उसके अंतर्गत एक संबंध स्थापित किया जिसे सर आर्यनेस समीकरण कहते हैं। वास्तव में यही जो समीकरण थी सर वोल्टोफ गुणांक ने दी थी। किसने? सर वोल्टोफ गुणांक ने। सर वोल्टोफ गुणांक ने दी थी। फिर बता रहा हूं यो समीकरण वास्तव में सर वोल्टोफ गुणांक में थे, पर इसका जो सत्य प्रतिपादन जो किया था वो सर आर्यनेस ने किया था। कैसे? देखो इन्होंने क्या काम करा, एक रिएक्शन बताई कि के बराबर ए ई, देखो ध्यान से, यो आपके इसके नीचे होगी पर यो ई के पावर में, समझ रहे हो, इसके नीचे नहीं है, ई के पावर में है यो, नहीं समझे, ए ई है, ए ई है, ए ई जो है ई के पावर में ई ए बटे आर टी, ना कि इसके नीचे वाले। दोबारा लिख दो, देखो ये करूंगा आपको सही में, ई है तो इसके ऊपर है यो, क्या था वो, ई ए बटे आर टी, समझे, यानी कि ई के पावर में, मतलब पावर माइनस के पावर में, कल इसके बराबर समझ लोग। फिर उन्होंने क्या काम करा, दोनों पक्षों को लघु गणक किया। क्या करा? लघु गणक। तो आपको जैसे पता होगा अपने बेसिक फिजिक्स आप पढ़ चुके होंगे, लघु गणक जो है इन्होंने क्या काम करा, लघु गणक का प्रयोग करा। किस समीकरण में? इस वाले समीकरण में। ये इक्वेशन नंबर थी 1। इक्वेशन नंबर 1 में लघु दोनों पक्षों का, इसमें कितने पक्ष है, एक ये पक्ष है और दूसरा पक्ष ये पूरा का पूरा, तो दोनों पक्षों को क्या काम करा, इन्होंने लघु गणक किया। दोनों पक्षों का क्या काम करा, लघु गणक किया। लघु गणक करने पर इन्होंने जैसे इसका लघु गणक करा, देखो के था तो एल एन के आ गया, यानी लघु गणक का प्रयोग कर दिया। अब ए था तो एल एन करके, देखो एल एन करके इस पूरे को ब्रैकेट में कर दिया, इस पूरे के मान को एल एन करके पूरे के मान में कर दिया। अब जब इसे खोल लेंगे हम, एक बार ए से लेंगे और एक बार ई से लेंगे, दो ही तो पद हैं इसमें, दो ही तो, एक ए और दूसरा क्या है, दूसरा एक ई है। जैसे हमने खोला तो एल एन ए, एक बार ए से लिया, ए से लिया, फिर प्लस, फिर एक बार लिया ई से, ई तो फिर बता रहा हूं ई के पावर में ही है, यो ई के पावर में ही है, समझे। आगे आ जाओ, जैसे आगे आपने इन्होंने आगे डेरिवेशन सोल्व कर, इन्होंने क्या काम करा, एल एन के जो लघु गणक करा था, इन्होंने लघु गणक करा, तो इन्होंने क्या काम करा, यो जो एल एन ए इसे तो जस्ट ऐसे कैसे रख दिया, समझे, और इसका जो अगला पद क्या था, एल एन ई को इधर पहुंचा दिया और सॉरी इसे मतलब इसे थोड़ी इधर करके माइनस करके इसके ऊपर कर दिया, समझे, इसे मतलब और ज्यादा आगे सोल्व करा। आगे क्या काम करा इन्होंने, और सॉरी आगे इन्होंने एल एन के को, फिर उन्होंने दो पार्ट थे इसके, फिर बता रहा हूं मैं ई और यू वाला पार्ट था, तो एल एन ए माइनस ई ए आर टी, एल एन ए माइनस ई ए आर टी। इसे दूसरी तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि log tan के, समझे, एल एन का मान जो है, एल एन का मान होगा log tan बेस, क्या हो गया, log tan बेस। तो log tan बेस का क्या मान, एल एन का मान क्या हो गया, log tan बेस। कभी सोच लो कि log tan बेस क्या है, log tan बेस जो है एल एन का मान ही आया है, समझे, जो log tan बेस आया, तो जहां जहां एल एन है वहां वहीं log tan बेस आ रहा, नहीं आ रहा क्या, कहीं और भी है, वहीं तो एल एन आ रहा है ना। तो जहां पर आपका एल एन था वहीं log tan बेस आ गया। आगे देखो, और ध्यान से देखो, आर इसमें तो जब आगे वो उसे वो करा, इससे आगे करा, तो एल एन tan क्या आ गया, एल एन tan बेस के बराबर एल एन tan बेस ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। आगे आओ, मैं कह रहा हूं यहां तक हमारे आर एन ए समीकरण प्रूफ होगी नहीं। अब उसमें कह लगे कि दो तापों पर ज्ञात करना, कोई भिन्न भिन्न ताप दे दिया, समझे, भिन्न भिन्न ताप दे दिया। भिन्न भिन्न कैसे ताप दिया, T1 T2 ताप में K1 K2 स्थिरांक ज्ञात करना। K1 K2 क्या है, ये स्थिरांक तो है, ये वेग स्थिरांक है K1 K2, और T1 T2 क्या है, तापमान, क्या है, तापमान। देखो जैसे ही इन्होंने इस इक्वेशन में इसे पुट करा, तो K1 ऊपर कर, ये तो K था, क्योंकि K1 K2 है, तो K1 ऊपर K2 नीचे है, समझे। अब आ जाए पे ई ए सक्रियण ऊर्जा का मान आ गया, ई सक्रियण ऊर्जा का मान आ गया, और जो आपका ये होता है 2.303 आर 2.303 जो था इसके तो नीचे तो था 2.303 तो आ गया, और टी रह गया, टी को अलग करा क्यों, T1 और T2 दो मान है, समझिए, T1 और T2 दो मान है। ये आपके दो, फिर बता रहा हूं, दो तरीके से बन सकता है। और हाँ मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसमें जो हमारा जैसे कि आपको पता थोड़ा छोटा सा बोर्ड है, इसकी थोड़ी जो मतलब पूरा जो कवर है थोड़ा हल्का सा हमने थोड़ा काट का थोड़ा कम लिखा है। यदि आपको इसका आरएनएस का थोड़ा और बड़ा चाहिए लिखा हुआ है, तो आप
मतलब कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसके इस टॉपिक के नोट चाहिए। समझ लो सर, आरएनए समीकरण के पूर्ण बिल्कुल अच्छे अच्छे, किसी को नोट चाहिए किस तरीके से लिखना, आप भी समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना, तो नोट भी यहाँ पर उपलब्ध है 2025 के लिए। फिर बता रहा हूं, ये जो आपका सर आरएनए जो था, इन्होंने क्या काम करा, संबंध व्यक्त किया, संबंध व्यक्त किया, लघुगणक करा, लघुगणक करने के बाद फिर T1 T2 दोनों तापमान पे था। इसका काम क्या था, देखो ध्यान से, इसमें क्या, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये पता आपको क्या है, ये पता क्या है, ये पता है, ई है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ये क्या, सक्रियण ऊर्जा। कोई डाउट, यदि आपको कोई भी इस टॉपिक में डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता